लिबरल रिवॉल्यूशनरीज। These liberal revolutionaries ये किस चीज़ पे बिलीव करते थे? इक्वेलिटी, सबकी इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, एंड दे बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द पीपल। जिन लोगों पे रूल करना है उनकी कंसेंट से गवर्नमेंट बननी चाहिए। लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स। क्यों कहा जाता है लिबरल्स वर नॉट डेमोक्रेट्स? क्योंकि लिबरल्स बिलीव करते थे यूनिवर्सल एनफ्रेंचाइजी पे बिलीव नहीं कर। लिबरल रिवॉल्यूशनरीज वुमेन को वोटिंग राइट देने के बिल्कुल फेवर में नहीं थे, यूनिवर्सल सफरेज के फेवर में वे नहीं थे। वो चाहते थे जो 21 years एंड अबव मैन प्रॉपर्टीड मैन शुड ओनली बी, और इफ नॉट प्रॉपर्टीड ओनली मैन शुड बी गिवन द राइट टू वोट। इसलिए वो लिबरल्स वर नॉट कॉल्ड एज डेमोक्रेट्स। अब इकोनॉमिक्स फेयर में क्या डिमांड थी लिबरल्स की? लिबरल्स चाहते थे एक तो राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाए सबको, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट उनका मानना था कि मूवमेंट्स ऑफ गुड्स शुड बी फ्री अमंग द डिफरेंट टेरिटरीज। Children, what was happening? जो 39 कॉन्फेडरेशन ऑफ जर्मन स्टेट्स हमने पढ़ा था, नेपोलियन ने बनाई थी, उनमें हर स्टेट की एक अपनी करेंसी थी। इनका अलग वेट और मेजर सिस्टम, वेइंग और मेजरिंग सिस्टम था। अब फॉर एग्जांपल एक अगर मर्चेंट हैम्सबर्ग एम्पायर से न्यूरमबर्ग में जाना था अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको 11 कस्टम ड्यूटी से पास होना पड़ता था और हर जगह उसको 5% का टैक्स बढ़ जाता था। और इसके साथ साथ बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वेट्स, वेइंग और मेजरिंग सिस्टम भी अलग थे। सपोज जो एक क्लॉथ को मेजरिंग यूनिट थी वो एल थी, एंड उस मेजरिंग यूनिट में अगर एक एल फ्रैंकफर्ट में 54.7 सेंटीमीटर क्लॉथ आता था तो मेंस में केवल 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर्स एंड फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर्स। तो करेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करना, उस करेंसी में कितना मटेरियल जाएगा, इट वाज अ डिफिकल्ट टास्क। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ बेटा। क्या प्रॉब्लम थी कि सपोज एक जगह 1 किलो वॉज अराउंड 950 ग्राम्स, एक जगह 1 किलो वॉज अराउंड 750 ग्राम्स, और एक जगह 1 kg वॉज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो अब हर जगह मेजरमेंट ऑफ ए करेंसी की वैल्यू, सो इट वॉज अ टीडियस जॉब, बहुत मुश्किल काम था डिफरेंट करेंसीज में और डिफरेंट वेट एंड मेजर्स के हिसाब से वैल्यू निकालना। एंड ऑल दीज कंडीशंस दे वर कंसिडर्ड एज एन ऑब्स्टिकल, एक रुकावट मानी जा रही थी इकोनॉमिक एक्सचेंज और ग्रोथ ऑफ न्यू कॉमर्शियल क्लासेस। सो न्यू emerging middle class they demanded a custom union to be formed. So on the initiative of Prussia in 1834 a custom union or Zollverein was formed, and this was joined by most of the German states. And this union, what was the work of this union? This union abolished tariff barriers and reduced the number of currency from 30 to 2. अब 30 करेंसी से केवल 2 करेंसी हो गई, तो ट्रेडिंग was easy. Even standardization of weights and measures also, plus a proper network of railways was also done. Because of this, the movement of goods became easy. Now it was easy to calculate also because the weights and measures were standardized, plus the currencies were also reduced from 30 to 2. The way we have formed European Union now. चिल्ड्रन, यूरोपियन यूनियन बनाने का क्या कारण था? यूरोपियन यूनियन बनाने का भी यही कारण था कि बहुत सारे यूरोप में अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग करेंसीज थी, तो ट्रेडिंग वाज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट, एंड फॉर दिस रीजन ओनली दे मेड यूरोपियन यूनियन। कॉमन करेंसी यूरो यूज हो रही है अब सभी जगह, यूरोप के कंट्रीज में जो मेंबर कंट्रीज है वो ट्रेडिंग में कॉमन करेंसी यूरो यूज कर रहे हैं। वी कैन सम अप चिल्ड्रन दैट Zollverein was a custom union which was formed in 1834 so that the movement of goods should be free and easy and the trade can take place easily. Children, this is an important question. ये 3 marker में ये question अक्सर पूछ लिया जाता है, what was Zollverein और what was custom union. So this you have to prepare the answer. You can see the answer is appearing on the screen also. Please go through the answer. So now we can say with the coming up of Zollverein, the merchants now they could trade easily in the different confederation of
39 states of Germany without any problem. Now children, we will start a new conservatism after 1815. See children, after the death of Napoleon in 1815, the new conservative regime came in power. और conservatives जैसे कि word बताता है conserve थे, they were not open minded. और वो conserve थे तो वो क्या सोचते थे, they believed इन प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन. वो मॉडर्नाइजेशन नहीं को एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो चेंजेस को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे. वो दे बिलीव इन ओल्ड सिस्टम ऑफ मोनार्की. कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए, लेकिन ये चेंजेस बहुत फास्ट नहीं होने चाहिए, चेंजेस स्लोली होने चाहिए. लेकिन ये स्ट्रिक्ट थे कि हमें मोनार्क रूल पर ही रहना चाहिए. और एंड दे बिलीव्ड दैट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक चर्च, social hierarchies, properties and monarchy should be preserved, and they also believed that the use of new power such as modern army, efficient bureaucracy, productive economy and abolition of feudalism through standard monarchical order in Europe. So to sum up, हम सिंपली कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव्स मोनार्की पे बिलीव करते थे, ओल्ड ट्रेडिशनल वैल्यू पे, कस्टम्स को प्रिजर्व करने पे बिलीव करते थे. और वो उनका मानना था अगर चेंजेस हैं होने भी चाहिए सोसाइटी में तो सो दीज चेंजेस शुड बी वेरी स्लो, दे शुड नॉट बी, दीज चेंजेस शुड नॉट बी फास्ट. And they believed in monarchy on above all. Now children, in 1815 हमें पता है यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर नेपोलियन को बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया था. और बैटल ऑफ वाटरलू में हारने के बाद, क्योंकि नेपोलियन ने यहाँ पर अपना जितना भी फ्रेंच टेरिटरीज बढ़ाई थी वहाँ अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया था, तो ये सारी यूरोपियन पावर्स ये इकट्ठे हुई वियना में और इन्होंने एक समझौता बनाया अमंग द यूरोपियन कंट्रीज ऑफ यूरोप. सारी यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया एक साथ जिन्होंने नेपोलियन को हराया था, इन्होंने एक ट्रीटी बनाई एंड द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक. दिस ट्रीटी वाज नोन एज ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 एंड द पर्पस वाज जो भी नेपोलियन ने चेंजेस लाया था अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए, वो सारे चेंजेस को अंडू करना मतलब सारी सिचुएशन पहले की तरह ही कर देना. अब ट्रीटी ऑफ वियना में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे आप स्क्रीन पे देख सकते हो. पहला पॉइंट तो था द बर्बन डायनेस्टी विच हैज बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर. तुम्हें याद होगा जब नेपोलियन आया था रूल करने, उस समय बर्बन डायनेस्टी का एंड हो गया था. लेकिन अब ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू, क्योंकि ये कंजर्वेटिव रेजिम था जो बिलीव करता था मोनार्क्स पर, तो उन्होंने दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रीइम्पोज किया. Second important change was France lost the territories it had annexed under Napoleon. क्योंकि नेपोलियन का मेन पर्पस क्या था, अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड करना, तो उसने फ्रांस पे को कैप्चर करने के बाद अपने टेरिटरीज को एक्सटेंड करता गया था फ्रांस. अब जितनी भी टेरिटरीज नेपोलियन के टाइम पर उन्होंने एनेक्स की थी फ्रांस में, उन सारी टेरिटरीज को वापस कर दिया गया. तीसरा पॉइंट, अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप upon the boundaries of France to prevent its expansion in future. क्योंकि आगे फ्रांस अपने आप को एक्सपेंड ना करे तो नेशन स्टेट्स उसके आसपास स्टेट्स फ्रांस की बाउंड्रीज पे सेटअप कर दी गई ताकि आगे वो एक्सटेंड ना करे. नेक्स्ट, प्रूशिया वाज गिवन इम्पोर्टेंट new territories on its western frontiers while Austria was given control of northern Italy. So कुछ टेरिटरीज इस तरह से बांट दी गई, जो मेन कंट्रीज थे यूरोप के मेन पावर्स थे उनको कुछ टेरिटरीज एक्स्ट्रा दे दी गई एंड ऑस्ट्रिया गॉट द चार्ज ऑफ नॉर्दर्न इटली. जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट जो नेपोलियन ने बनाया था वो अनटच्ड ही रहने दिया, उसमें कुछ चेंज नहीं हुए. And in the east, Russia was given part of Poland, while Prussia was given a portion of Saxony. So this was the main treaty of Vienna in Europe. Now children, the caricature that you see is depicting the club of liberal nationalists in 1820 under conservative regimes which was set up in 1815.
These regimes were autocratic and they were not ready to tolerate criticism and dissent. That is why you can see muzzles on their mouth. They curbed all the activity, which put a question mark on the legitimacy of autocratic government. जो भी autocratic government, monarch government के खिलाफ कुछ भी आवाज उठाता था उसको they were censored, they were not given right to speech. Most of the regimes had imposed censorship law to have control over freedom of the press and over songs motivating the ideas of liberty. So with this, children, I end this video on the topic the making of nationalism in Europe.